हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो प्रैक्टिस सेट चलती है वो यूपी टेट ईवीएस के लिए है। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है आपका, भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है। प्रश्न आपका है कि भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है। महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा या कृष्णा डेल्टा। तो जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा आपसे पूछा जाए या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछा जाए तो वो है सुंदरवन का डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन का डेल्टा जो है, ये सुंदरवन नाम कैसे पड़ा, तो यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया सुंदरवन का डेल्टा। अभी जो सुंदरवन का नदी डेल्टा है, इसका निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है। तो देखिए, दो नदियां हैं और ये सुंदरवन का डेल्टा है कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी मतलब पश्चिम बंगाल में है ये सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, और दो नदियां इनका निर्माण करती, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब हम इन दोनों नदियों के बारे में जानकारी ले लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। अगर हम गंगा नदी की बात करें तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये आकर उत्तराखंड में ही आके ये अलकनंदा में जब मिलती है, मतलब निकलती भागीरथी के नाम से है, लेकिन जब ये अलकनंदा नदी में आके निकलती है तो वहाँ पर एक प्रयाग बनता है जिसे कहते हैं देव प्रयाग, और वहाँ से जब ये आगे बढ़ती है तो गंगा के नाम से ये आगे बढ़ती है। और जब ये पश्चिम बंगाल में पहुँचती तो इससे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है, तो अ, पश्चिम बंगाल में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। और इसकी सहायक नदियाँ की अगर बात की जाए तो रामगंगा, हिंडन, यमुना और कोसी, महानदी, ये सब क्या हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं और बहुत सारी हैं। और इसके बाद में यहाँ से एक प्रश्न आपका ये बनता है कि गंगा नदी से निकलने वाली एक वितरिका नदी, तो वितरिका में जो देखिए बहुत सारी नदियाँ आके एक नदी में मिलती तो वो सहायक नदियाँ होती हैं। लेकिन जब एक नदी से क्या होती हैं, एक नदी से जब कोई दूसरी नदी अलग होती है तो उसे वितरिका बोलते हैं, तो वो है हुगली नदी। और जो हुगली नदी है इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो कोलकाता शहर जो है ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। इतनी बात आपकी हो गई गंगा के बारे में। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये चीन, अब यहीं पर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये चीन के तिब्बत से क्या है निकलती है, वहाँ पर एक दर्रा है चेमा इंगडुंग दर्रा, वहाँ से निकलती है, इसका उद्गम वहीं से होता है। अगर आपसे ये बात की जाए कि चीन में या तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं, तो सांगपो के नाम से इसको पुकारते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। और ये भारत में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो यांगियाब दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में ये भारत में प्रवेश करती है और वहाँ पर इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। और ये जब असम में आती है तो यहाँ पर एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है जिसे माजुली द्वीप कहते हैं। और असम में जब ये द्वीप का निर्माण करती है, मतलब वहाँ से जब आगे बढ़ती है, मतलब असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारा जाता है। तो कहाँ पर किस नाम से पुकारा जाता है ये भी आपका प्रश्न बनता है। तो गंगा नदी जब जहाँ से इसका उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो ये भागीरथी के नाम से निकलती है। जब ये अलकनंदा में आके मिलती है उत्तराखंड में तो वहाँ से क्या होता है, ये गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। जब ये पश्चिम बंगाल में पहुँचती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से इसका उद्गम होता है तिब्बत चीन से, तो वहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जब यांग्याप दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। जब असम में आती है, असम में एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है उसका निर्माण करती है जिसका नाम है माजुली द्वीप, और वहाँ से इसे असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और ये जब बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है या पश्चिम बंगाल में, इसको जमुना के नाम से पुकारा जाता है। और जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं
ये मान लीजिए गंगा है या ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ पर बन गया डेल्टा, और यहाँ पर इन नदियों को, इन दोनों नदियों का जहाँ संगम होता है इसको बोलते हैं मेघना। क्या कहा जाता है? तो इन दोनों नदियों के संगम को, या जहाँ पर इन दोनों का संगम होता है वहाँ पर इनको मेघना के नाम से जाना जाता है। तो इतनी जानकारी आपकी हो गई गंगा, ब्रह्मपुत्र और सुंदरवन डेल्टा के बारे में। तो आशा करती हूँ इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो यहाँ से कम 10 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम, ब्रह्मपुत्र का उद्गम, ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में या तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो 4 प्रश्न यहीं से हो गए, एक गंगा वाला 5। अगर कुल मिला के देखा जाए तो 10 से 15 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है कि दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है? लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस या इनमें से कोई नहीं। तो जो दही निर्माण हेतु जो बैक्टीरिया, जिसे सूक्ष्म बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो उत्तरदायी होता है दूध से दही बनाने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंडस्टेनर, जेनिंग्स, मस्ट या कार्ल मार्क्स। तो जो मानव रुधिर वर्ग है या ब्लड ग्रुप जो ह्यूमन में पाया जाता है, उसकी खोज सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप इन्होंने बताया? तो 4 प्रकार के बताए हैं। कौन कौन से? ये, बी, ए बी और वो। ए बी जो है ये यूनिवर्सल रिसीवर है, और जो वो है ये डोनर है, यूनिवर्सल डोनर या सर्वग्राही या सर्वदाता के नाम से। सर्वदाता आपका कौन है? वो है, और सर्वग्राही आपका ए बी है। ठीक है, ए भी आपका सर्वग्राही है। तो इतनी बात आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब यहीं पर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो आलू, प्याज, अदरक है जड़, तना, साल्क पत्र या अपस्थानिक जड़ें। तो जो आलू, प्याज, अदरक ये आपके हैं, ये क्या है? ये तना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जड़ के देखें तो मूली, गाजर ये सब आपके जड़ के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो आलू, प्याज और अदरक ये क्या है? ये तना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। और यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश में भी इनका नाम याद कर लीजिएगा कि क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, समताप मंडल को, मध्य मंडल को, आयन मंडल को। क्योंकि आपके एग्जाम में ये हिंदी में ना देकर इंग्लिश में नाम दे दिए जाते हैं और प्रश्न आपको सॉल्व करने होते हैं। जब आप इंग्लिश में देखे होंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो वायुमंडल की अगर हम बात करें कि वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं, तो 5 परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक आपका होता है ट्रोपोस्फेयर। कौन सा होता है? ट्रोपोस्फेयर। एक होता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद में आपका मीसोस्फेयर आता है। ठीक है, अभी हिंदी में बता रहे हैं क्या है। उसके बाद में आपका आयनोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। तो ये 5 परतें जो हैं ये आपके वायुमंडल में पाई जाती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं क्षोभ मंडल को, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं क्षोभ मंडल को, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं समताप मंडल को, मीसोस्फेयर बोलते हैं मध्य मंडल को, आयनोस्फेयर बोलते हैं आयन मंडल को, और एक्सोस्फेयर बोलते हैं वायुमंडल को। तो जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो आपकी है क्षोभ मंडल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें तो यहाँ पर जितनी भी मौसमी घटनाएं जैसे चक्रवात, उसके बाद में आंधी, तूफान, बारिश, ये सभी ही बादल वगैरह ये सब क्षोभ मंडल में ही होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो समताप मंडल है ये वायुमंडल की दूसरी परत है। मतलब पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद में समताप मंडल। तो समताप मंडल में ही हमारा जो ओजोन परत है, जो पृथ्वी का सुरक्षा कवच जिसे कहा जाता है, वो स्थित है। जो ओजोन है ये क्या करती है? सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं जिनसे त्वचा कैंसर या आपका मोतियाबिंद वगैरह जैसे हानिकारक रोग होते हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित, मतलब ओजोन परत में क्षरण देखा गया था कि हाँ उनमें छेद हो रहा है, तो उसके लिए एक सम्मेलन किया गया जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। और इसमें CFC गैस पर बैन लगाया गया था क्योंकि ये उत्तरदायी है उसमें ओजोन परत की क्षरण में। फिर जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसमें ही एक संशोधन हुआ 2016 में जिसे किंगाली संशोधन
बोलते हैं। और इसमें HFC मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगाया गया, ये भी क्या है, उसके ओजोन परत के क्षरण में जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर लिखने वाली थोड़ी दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि मुझे फिंगर से लिखना होता है। आप सभी देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा लिख जाता है, तो लिख नहीं जाएगा और एकदम घोच पेच हो जाएगा, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप बातें ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी जो भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी समताप मंडल के बारे में। ठीक है, और समताप मंडल जो है ये वायुयान के उड़ने के लिए आदर्श है, क्योंकि यहाँ पर ना तो बादल होते, ना ही कोई मौसमी घटना होती, मतलब मौसम एकदम वहाँ पर एकदम साफ दिखता है। तो इसलिए आपसे पूछा जाए कि वायुयानों के लिए आदर्श, तो वो समताप मंडल है। और यहाँ पर जो समताप मंडल, यहाँ पर जो तापमान होता है वो भी समान रहता है। ठीक है, मध्य मंडल। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है वो आपकी मध्य मंडल है। ये भी प्रश्न आपका बना है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी, तो वो मध्य मंडल है। आयन मंडल, आयन मंडल को आयनोस्फीयर बोलते हैं। और आयन मंडल जो है ये आपका जो वायुमंडल है इसका ही पार्ट है, मतलब जो वायु, यहाँ समझ लीजिए वायुमंडल है इतना मोटा, तो ये जो निचला वाला पार्ट है इसको कहेंगे हम आयन मंडल। तो ये किसका भाग है, वायुमंडल का भाग है आयन मंडल। और जो दूर संचार या जो हम लोग बातें करते हैं ये सब संभव आयन मंडल के ही द्वारा हो पाती हैं। ठीक है, तो इतनी बात आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, वेरी रतौंधी या थकान। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन सी का जो स्रोत है, जितने भी खट्टे फल पाए जाते हैं वो आपके विटामिन सी के स्रोत हैं, जैसे आंवला, नींबू, आम, मतलब कच्चा आम जो खट्टा होता है, आंवला, नींबू, इसके बाद में संतरा, ये सब क्या है आपके विटामिन सी के प्रमुख या अच्छे स्रोत हैं। अच्छी मात्रा में यहाँ से हमें विटामिन सी मिलती है। अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो फंक नाम के एक वैज्ञानिक थे। तो जो विटामिन है, विटामिन शब्द, तो जो विटामिन शब्द है इसका, तो विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जिनका नाम क्या था, फंक था, फंक। इन्होंने सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया। और अगर ये बात की जाए कि विटामिन कितने प्रकार की होती है, तो विटामिन यहाँ पर आपके 6 प्रकार की होती। कौन कौन सी, तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और आपका विटामिन के। ठीक है, अगर जल में घुलनशील, देखिए घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार की होती। कौन कौन सी, एक वसा में घुलनशील और एक आपका जल में घुलनशील। तो विटामिन अगर हम जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन बी और सी ये क्या है, ये वाटर सॉल्युबल है, मतलब कि ये जल में घुलनशील है, तो इसको वाटर ऐसे लिखे दे रहे हैं। ठीक है, और विटामिन डी, ई और के, ये यहाँ से आप कीड़ा करके याद कर लीजिएगा, कीड़ा, तो ये आपके हैं फैट में घुलनशील, मतलब वसा में घुलनशील। और तो घुलनशीलता के आधार पर अगर देखा जाए तो विटामिन 2 प्रकार की होती है। विटामिन घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार की, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। जल में घुलनशील जो है वो है विटामिन बी और सी। ठीक है, और जो फैट में या वसा में घुलनशील है वो है ए डी ई के, जो है ये आपकी वसा में घुलनशील है। ठीक है, जो जल में घुलनशील विटामिन है ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होती है, इन्हें हमें रोजाना लेना पड़ता है, मतलब अपने भोजन के जरिए हमें इन्हें लेना होता है। ठीक है, और जो वसा में घुलनशील है ये हमारे शरीर में स्टोर, तो माफ़ करिएगा थोड़ी सी आवाज़ आ गई थी, ठीक है, बाहर की। तो कहाँ पहुँचे थे हम लोग, हाँ, तो जल में घुलनशील और वाटर में मतलब कि वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील जो विटामिन है वो हमने देख लिया। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, ये पूछा जाता है आपका। जैसे कि अभी यहाँ पर विटामिन
पूछा गया था। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से होता है आपका बांझपन, जिसमें बच्चे नहीं पैदा होते हैं, स्त्रियों में होता है ये। और विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। और प्राकृतिक विटामिन किसे कहते हैं, या सनशाइन विटामिन, तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। जब सुबह सूर्य निकलता है, लालिमा वाली जो रोशनी होती है उसकी, उसमें विटामिन डी जो होता है उससे हमें प्राप्त होता है। विटामिन के की एक कमी से हमें एनीमिया हो जाता है, क्योंकि विटामिन के जो है ये क्या करता है, शरीर का जो रक्त का थक्का बनाने में ये सहायक होता है। जैसे कहीं पर हमें कट लग गया और ब्लड निकलने लगता है, तो आप देखते होंगे कि कुछ ही सेकंड में उसका थक्का भी बन जाता है। लेकिन जब इसकी कमी हो जाती है तो वो थक्का नहीं बनता और ब्लड जो है लगातार बहता रहता है, जिससे क्या होगी, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी। तो इतनी चीज़ें आपके विटामिन के बारे में हो गई, ठीक है, जो कि नॉर्मली मोटी-मोटी चीज़ें हमने देख ली हैं। आशा करती हूँ इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। अब अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि असम का प्रश्न क्या है? असम का, एक मिनट रुकिए। हाँ, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? मानस, काजीरंगा, गिर या कान्हा किसली? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य। तो ये असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो मानस भी आपके असम में ही स्थित है। गिर नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो ये गुजरात में स्थित है, गिर नेशनल पार्क, और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है कि एशियाई शेरों के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो वो गिर नेशनल पार्क है। और कहाँ पर है, तो गुजरात में है। गिर गुजरात, कहाँ गिरे, गुजरात में गिरे। और यहाँ पर एक कच्छ का रण है, वो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात में ही है। कान्हा किस लिए, ये मध्य प्रदेश में है। और टाइगरों के लिए क्या है, इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं एमपी को। और यहाँ पर क्या है कि कई सारे 8 से 9 आपके नेशनल पार्क हैं, और यहाँ पर बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि पुष्कर मेला मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊंट व्यापार, हाथी व्यापार, घोड़ा व्यापार या भैंस व्यापार? तो जो पुष्कर मेला है ये ऊंट व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम पुष्कर मेले की बात करें तो ये लगता कहाँ है, तो ये राजस्थान के अजमेर में लगता है। कहाँ लगता है? राजस्थान के अजमेर में लगता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है पुष्कर मेला, जो कि ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपके पुष्कर मेला के बारे में हो गया। यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा गया है, मतलब मेले वाला जो टॉपिक है आपका। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पृथ्वी पर अगर देखा जाए कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। इसका समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ए ऑप्शन है 8,848 मीटर, बी ऑप्शन है 18,888, सी ऑप्शन है 8,000, डी ऑप्शन है 8,048 मीटर, 848 मीटर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 8,848 मीटर। और जो माउंट एवरेस्ट है ये हिमालय का भाग है, जो कि नेपाल में स्थित है। मतलब अधिकांश भाग नेपाल में और कुछ भाग इसका भारत में भी। अगर हम बात करें कि जो हिमालय है, अगर भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो, तो कंचनजंगा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। अगर यहीं पर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपकी है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें होगी। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर नेपाल में इसको? नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? मलेरिया फैलाने के लिए,
संक्रमण फैलाने फैलाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए या अंडे देने के लिए। तो जो मादा मच्छर है जो रक्त चूसती है, वो अंडे देने के लिए क्या करती है, रक्त को चूसती है। ठीक है, अब वो अंडे देने में रक्त का क्या कनेक्शन है, तो इसमें मच्छर में जो होती है नाइट्रोजन, जो मादा मच्छर है इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और उसकी पूर्ति के लिए खून को सक करते हैं जिससे अंडे दे पाती हैं। ठीक है, और ठीक है, तो मादा मच्छर जो है ये क्या करती हैं भाई, खून चूसती हैं। वैसे ही जो लेडीज़ हैं या फीमेल हैं वो खून चूसने के लिए ही फेमस है। जहाँ देखो तहाँ सब लोग बुराई करते हैं कि ये तो खून चूसती हैं, ये बहुत परेशान करती हैं, जो भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण से है? ग्लूकोज, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या ऑक्सीजन। तो जो पत्तियों में हरा रंग है उसका कारण है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और क्लोरोफिल के ही कारण पत्तियां या पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। किस प्रकार? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। देखिए क्लोरोफिल ही क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्या करता है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल चाहिए। तो जब ये सारे सारे कंडीशन जब पूरे होते हैं तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे जो हैं ये अपना भोजन उसी से बनाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन बनती है और ग्लूकोज वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए कि हरे पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये कर पाते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जो बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है? तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है और उत्तर प्रदेश का यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसके दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो इसे पहले दुधवा पशु विहार के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1977 ईस्वी में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। ये कुछ जानकारी थी आपके दुधवा नेशनल पार्क के बारे में। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का कौन सा घटक मुख्य रूप से थक्का जमने और अत्यधिक रक्तस्राव को कोशिकाओं के लिए जिम्मेदार होता है, रोकने के लिए, माफ करिएगा, रोकने के लिए जिम्मेदार होता है? तो मानव रक्त में ऐसा कौन सा घटक है? ए ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, जो कि लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है या ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। श्वेत रक्त कणिकाएं, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं कि हमें प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो जो मानव रक्त में पाया जाने वाला वो घटक है वो है प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 16 सितंबर, 5 जून या 2 दिसंबर? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5 जून की। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया। 2 दिसंबर, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो उसमें विश्व प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व पृथ्वी दिवस या पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 1 दिसंबर, 16 सितंबर? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। 22 मार्च को आपका क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं 16 सितंबर की, तो बात कर ली, 5 की भी बात कर ली। 1 को मनाया जाता है 1 दिसंबर को विश्व जनसंख्या दिवस, शायद कंफर्म नहीं है तो इसको रहने देते हैं। 22, 5, 16 ये हो गया। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि जिसमें अधिक जैव विविधता निम्नलिखित में से किसमें अधिक जैव विविधता पाई जाती है? प्रवाल भित्तियाँ, जिसमें मूंगा वगैरह होती हैं, उनमें एक प्रकार का लार्वा निकलता है जिससे वो चिपकती रहती हैं,
प्रवाल भित्तियाँ होती, मैनग्रोव पारिस्थितिक तंत्र, उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिक तंत्र, फूलों की घाटी। तो जैव विविधता अधिक हो इसके लिए क्या क्या जरूरी है? तापमान अच्छा खासा हो, बारिश भी अच्छी खासी हो, तो वहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाएगी। तो ऐसा कहाँ पर है? उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिक तंत्र में ऐसा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी कहाँ है? तो फूलों की घाटी है आपकी उत्तराखंड में। ठीक है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल मार्च से शुरू करते हैं। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जनेवा स्विट्जरलैंड, नैरोबी केन्या, न्यूयॉर्क अमेरिका या पेरिस फ्रांस? तो जो UNEP है जिसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म तो हिंदी में दिया ही गया है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, मतलब यूनियन नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है नैरोबी केन्या में है। ठीक है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो जब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसी के दौरान इसकी भी स्थापना की गई थी। तो जो स्टॉकहोम सम्मेलन है, अगर इसकी बात की जाए तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ये कब हुआ था? तो ये पर्यावरण का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था और हुआ था आपका 5 से 16 जून 1972 में। मतलब 5 जून से शुरू होकर 16 जून तक चला था 1972 में। और यहीं पर UNEP के जो स्टॉक सम्मेलन है इसमें एक निर्णय लिया गया कि UNEP की स्थापना की जाएगी। अब UNEP है इसका कार्य क्या है? तो UNEP का कार्य है कि UNEP क्या करेगा भाई? अगर इसकी स्थापना की गई तो ये करेगा क्या? इसकी क्या मतलब, तो UNEP का जो कार्य है वो क्या है? पर्यावरण के लिए नीति बनाना। कार्य क्या है इसका? पर्यावरण के लिए नीति बनाना। अगर ये आपसे बात की जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था तभी ये भी निर्णय लिया गया कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और पहली बार ये मनाया गया 5 जून 1973 को। ठीक है। तो UNEP का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। कहाँ पर है? तो नैरोबी केन्या। यहाँ इसका केन्या के नैरोबी में इसका मुख्यालय है। ठीक है। स्थापना तो 1972 में ही हुई, क्योंकि जब स्टॉकहोम सम्मेलन चल रहा था उसी के दौरान निर्णय लिया गया था कि इसकी स्थापना की जाएगी और स्थापना किया भी गया। ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? जो ओजोन परत है किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, यहाँ पर सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है। बी ऑप्शन है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, यहीं पर आपकी ओजोन परत पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो वायुमंडलीय परत है इसके बारे में अभी हमने चर्चा की है, तो ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत में लोकसभा की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो स्नेहलता महाजन, मीरा कुमार, रामा देवी या स्नेहलता श्रीवास्तव? तो जो लोकसभा की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त हुई हैं वो हैं स्नेह श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN, WWF, UNP या UNESCO? तो रेड डाटा बुक जो है IUCN जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। अब IUCN की बात आई है तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो IUCN जो है
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड है, मतलब कि स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। और इसका कार्य होता है प्रकृति और जैव विविधता का संरक्षण करना। अगर इसमें रंग की बात की, जैसे कि रेड डाटा बुक है तो रेड कलर की बात की गई है। तो ऐसे और कितने कलर हैं? तो ऐसे 7 रंग हैं जो ये जारी करता है, जैसे काला रंग, गुलाबी और लाल, हरा, सफ़ेद, ये सब क्या करता है आपका जारी करता है। इसमें इसका मतलब भी होता है, जैसे काला अगर रंग जारी किया गया है तो वो एक जो प्रजातियां विलुप्त हो गई उनके लिए है। लाल रंग या रेड डाटा बुक तो जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं या विलुप्त प्राय हैं इनके लिए है। गुलाबी प्रजाति जो है ये गंभीर संकटग्रस्त हैं उनके लिए है। और जो हरा रंग है ये खतरे के बाहर जो हैं ये उनके लिए। ऐसे ही सारे रंगों के ये इतने महत्वपूर्ण थे आपके। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यहाँ से एक फुल फॉर्म भी आपका पूछा जाता है, जैसे कि IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। WWF की बात की जाए तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर फंड। ये आपका WWF का, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और पूछ भी गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। मतलब कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो हम लोग सदियों से क्या कर रहे हैं, यूज़ करते आ रहे हैं, मतलब अपनी परंपरा में यूज़ कर रहे हैं। जैसे एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी से पाँचवीं, ऐसे मतलब काफ़ी लंबे समय से जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं वो पारंपरिक में। और जिसका प्रयोग अभी हम जल्द करने लगे हुए हैं वो गैर पारंपरिक में आ जाएंगे, जैसे कि आपकी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब गैर पारंपरिक के अंतर्गत आ जाएंगे। कोयला, पेट्रोल आपके ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब आपके आ जाएंगे पारंपरिक के अंतर्गत। तो यहाँ पर दिया गया भूतापीय, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और पेट्रोलियम। तो यहाँ पर पारंपरिक नहीं पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है यहाँ पर पारंपरिक? वो आपका जो भूतापीय है, ये आपका जो पारंपरिक ऊर्जा है उसके अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ये क्या है, एक गैर पारंपरिक ऊर्जा है। ये क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है। गैर पारंपरिक के अंतर्गत आपके कौन कौन से आ जाएंगे? एक भूतापीय हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया और ज्वारीय ऊर्जा हो गया। ये सब आपके किसके अंतर्गत आएंगे? गैर पारंपरिक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि इस ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी या तारे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सूर्य हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के ही प्रकाश से ये सभी प्रकाशित होते हैं। तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय मतलब कि जिन्हें दोबारा से हम क्या करें, बना सकें, वो नवीकरणीय क्या आएंगे। और जो अनवीकरणीय मतलब कि एक बार यूज कर लिया, अगर वो ख़त्म हो गया तो जल्दी फिर उसको हम नहीं बना पाएंगे, जैसे कि कई लाखों अरबों साल के बाद ही वो बनेगा, जब पेड़ पौधे इन सब चीज़ों जैसे कोयला वगैरह है तो ये सीमित है, सीमित भंडार है इनका। अगर एक बार ख़त्म हो गए तो पता नहीं कब फिर बनेंगे और वो क्या होगा। ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा की बात की जा रही है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। तो नवीकरणीय मीन्स जिन्हें हम यूज कर रहे हैं या जो असीमित है, या जिनका हम अगर एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब दोबारा वो हमें प्राप्त हो जाएगी, ऐसी ऊर्जा। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये जीवाश्म वाले हैं, तो इन्हें हम क्या करते हैं, ये हमारी अनवीकरणीय के अंतर्गत आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनको बनने में बहुत काफ़ी लंबा समय लगता है, तो ये क्या है, अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा तो जब तक सूरज है भाई तब तक हमें सौर ऊर्जा तो मिलती ही रहेगी ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नवीकरणीय के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस या बायोगैस? तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है और जल विद्युत को श्वेत कोयला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बायोगैस में मेन घटक क्या, ये तो सॉरी प्रश्न तो है ही है अंदर, चलिए कोई बात नहीं।
अगला प्रश्न है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन या हाइड्रोजन। तो जो बायोगैस है इसका प्रमुख घटक है मीथेन। और मीथेन क्या है? एक आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? तो लगभग 21% पाई जाती है। नाइट्रोजन की बात की जाए तो 78 मतलब 78% पाई जाती है। ठीक है। हाइड्रोजन और मीथेन का कोई वो नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा है? अनवीकरणीय ऊर्जा अभी मैंने आपको बताया, तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा ये आपके क्या हैं? ये सब नवीकरणीय और किस में आ जाएंगे? पारंपरिक में आ जाए, गैर पारंपरिक में आ जाएंगे। ये पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा नवीकरणीय और गैर पारंपरिक में आएंगे। और जो कोयला है ये अनवीकरणीय और पारंपरिक में आपका आएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? टरबाइन, जनरेटर, पवन चक्की, ट्रांसफार्मर। तो पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन चक्की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना, सफ़ेद सोना, नीला सोना, हरा सोना। तो अफीम को हरा सोना कहा जाता है। काला सोना आपका पेट्रोलियम को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? नरोरा, तारापुर, कलपक्कम या काकरापार। तो भारत का पहला परमाणु संयंत्र तारापुर में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सौर कुकर किस ऊर्जा पर आधारित है? विद्युत, पवन, सौर ऊर्जा या जल ऊर्जा। अब भाई आपका सौर शब्द आ ही गया है तो भाई सौर ऊर्जा पर ही तो आधारित होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 14 दिसंबर को आपका ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, गोवा, सिक्किम या उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा आपका गोवा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या में देखा जाए तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, मतलब सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, सबसे कम सिक्किम में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये तो प्रश्न आ ही गया, चलिए कोई बात नहीं। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो वो सिक्किम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो भारत में अगर कर्क रेखा की बात की जाए तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसके लिए ट्रिक है और सभी को पता होगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस ट्रिक है। गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर। गा से हो गया आपका गुजरात, माँ से हो गया मध्य प्रदेश, झा से हो गया छा से हो गया छत्तीसगढ़, झा से हो गया झारखंड, राज से राजस्थान, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा और पास से पश्चिम बंगाल। कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ये आपके हो गए। अब इसमें कौन सा नहीं है? झारखंड, मिजोरम, राजस्थान और हरियाणा। तो यहाँ पर हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ठीक है। अब आपको एक प्रश्न ये बताना है कि आपको क्या बताना है कि कर्क रेखा और जो भारत की मानक समय रेखा एक दूसरे पर कहाँ पर काटती है? देखिए मान लीजिए ये कर्क रेखा गई, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए कर्क रेखा गई और ये आपकी मानक समय रेखा, तो ये जो जहाँ पर एक दूसरे को एक काट रही हैं ये कौन सा स्थान है भारत का? ये आपको बताना है। प्रश्न दोबारा सुनिए। कर्क रेखा और भारत की जो मानक समय रेखा है वो एक दूसरे को भारत में कहाँ पर काटती हैं, ये प्रश्न है आपका। और जैसे आता होगा या सर्च करके
आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चन करके आपको मज़ा आया कि नहीं आया, कितने प्रश्न आपके सही हुए, ये चीज़ें भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक नहीं, नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अगर चैनल पर पहली बार आए या हमारी क्लास पहली बार ले रहे हैं, और क्लास लेने के बाद में अगर आपको ऐसा लगा हो कि हाँ, यहाँ जो प्रश्नों की श्रृंखला है अच्छी है, जो व्याख्या दी जा रही है वो भी सही अच्छी दी जा रही है, मतलब कि चीज़ें फालतू ना बताकर जो सटीक चीज़ें वही बताई जा रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, बाय बाय।